ना चाहते हुए भी मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ कर दी जो कि गांव में रहता था। मुझे बचपन से गांव से बहुत ही ज्यादा चिढ़ थी और अब तो मुझे अपने आगे की सारी जिंदगी गांव में ही बितानी थी, क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी उसका खुद का गांव में ही होलसेल का किराना का दुकान था जो कि अच्छा खासा चलता था। मैंने कितने अपने मम्मी पापा के सामने हाथ पांव जोड़े कि प्लीज मेरी शादी गांव में मत कीजिए, मैं वहां पर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन माँ पापा सिर्फ यही कहते थे, कृष्णा बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें जीवन की हर खुशियां देगा, तुम्हें उससे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें हम लोगों के फैसला मानना ही पड़ेगा। और फिर बहुत ही उदासी और मायूसी के साथ मेरी शादी कृष्णा के साथ हो गई और आज मैं विदा होकर और बहुत दूर सफर करके अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। मैंने देखा मेरे ससुराल का घर काफी बड़ा था, सारी सुख सुविधा उसमें मौजूद थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन था तो वह गांव में, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात थी। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक बहुत ही सुसज्जित कमरे में बैठा दिया गया था। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मेरी शादी एक दुकानदार के साथ हुई थी और आज मैं अपने भाग्य पर रो रही थी। इसके अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, बस बैठे बैठे रो रही थी। कुछ ही देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने एक हल्की सी झलक उनकी तरफ देखा और फिर अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि मेरा पति एकदम से गवार के जैसा लग रहा था। उसने बहुत ही सिंपल कुर्ता पैजामा पहन रखा था और उसका कलर भी बहुत ही कम था। मेरा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, क्योंकि मैं काफी खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। अब वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुझे प्यार से देखकर मुस्कुराने लगा था और फिर सिर्फ मुझे देख ही जा रहा था। लेकिन मुझे तो उसका शक्ल देखना भी बहुत ही बुरा लग रहा था, वह तो मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा था। थोड़ी देर मेरा चेहरा देखने के बाद वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ जो कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, लेकिन मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ, मेरे तो भाग्य ही फूट गए जब मुझे तुम जैसा पति मिला। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वह एकदम उदास सा हो गया था। फिर वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगा था। उसे शायद मुझसे ऐसी बातों की कोई उम्मीद नहीं थी। न जाने उसने आज रात के बारे में क्या क्या सोचा होगा, उसके मन में मुझे लेकर क्या क्या चल रहा होगा। और मैंने एक ही पल में उसके सारे सपनों को तोड़कर रख दिया था, क्योंकि उसे देखकर मेरा दिमाग बहुत ही खराब हो रहा था। लाख मना करने के बाद भी मेरे माँ पापा ने मेरी शादी गांव में की थी और मैं गांव में शादी करना नहीं चाहती थी, मैं शहर में शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं गांव के रवैया से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। क्योंकि मुझे पता था कि गांव का रवैया बहुत ही अजीब होता है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अजीब होते हैं। फैशन नाम की तो इन लोगों में कोई चीज ही नहीं होती है, कुछ भी पहन लेते हैं और कुछ भी खा लेते हैं। कुछ कहो तो परंपरा का नाम दे देंगे। क्या केवल सारी परंपरा गांव में ही होती है? शहर के लोग भी तो परंपरा निभाते हैं, लेकिन शहर में लोग कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। शहर के लोगों का अपना एक अलग ही फैशन होता है, जबकि गांव में यह सब चीज बिल्कुल भी नहीं होती है। सिर्फ यही कहेंगे कि परंपरा निभा रहे हैं। मेरे मना करने के बाद भी मेरे माँ पापा सिर्फ यही कह रहे थे, लड़का बहुत ही अच्छा है, अपना जमीन है, घर है और खुद बहुत सारी दुकानों को अकेला संभालता है और कमाता भी अच्छा है, तुम उसके साथ बहुत ही अच्छे से और सारे सुख सुविधाओं के साथ रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छा कमाने, अच्छा खानदान तक ही सीमित रहती है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। और यही सब कारण से मेरे अंदर बहुत ही कड़वाहट बढ़ गई थी, मेरे अंदर बहुत ही जलन थी। मेरे व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। जी चाह रहा था कि मैं अपने पति कृष्णा पर ही अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। मुझे उस इंसान पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मैं तो उसे देखना भी नहीं चाह रही थी कि फिर वह बोला, श्रेया आखिर बात क्या है, तुम ठीक तो हो ना? यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा, मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने मुंह खोलने की। क्या तुम मेरे लायक हो?
अगर तुम्हें ऐसा लगता है यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जाओ जाकर पहले अपने आप को आईने में देखो, फिर मुझसे आकर बातें करना। तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो और ना ही देखने में सुंदर हो, लेकिन मैं तो बहुत ही पढ़ी लिखी हूँ और देखने में भी काफी खूबसूरत हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई भी मुकाबला नहीं है। न जाने मेरे माँ पापा ने तुम में क्या देखा जो मेरी शादी तुम जैसे गवार इंसान से करवा दी। यह सब बोलकर मैं चुप होकर बैठ गई और वह बस बहुत ही मायूस होकर चुपचाप से बैठे मेरी बातों को सुन रहा था। फिर मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी जबरदस्ती तुम्हारे साथ करा दी गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और मुझे घूर घूर कर देखने लगा। फिर वह एकदम से चौंक कर बोला, श्रेया, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो ना? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि यही सच्चाई है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, क्योंकि वह तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई थी और फिर वह एक पल भी कमरे में ना रुका और बाहर चला गया। मैं क्या करती? मैं छोट मोट का उसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यह बिल्कुल ही सच था कि मैं एक लड़के से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, जो कि मेरे ही कॉलेज का था और मेरा क्लासमेट था। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। कुछ दिनों पहले ही हम दोनों मिले थे और फिर नंबर एक्सचेंज करके हम दोनों घंटों प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। उसका नाम विक्रम था और वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं उसके साथ शादी करके अपनी एक अलग ही दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन आज मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी कि क्या क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। मैं अभी भी अपनी किस्मत को लेकर बैठे रो ही रही थी कि कुछ ही देर के बाद कृष्णा वापस रूम में आया था। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और चेहरा उखड़ा हुआ था, पूरा चेहरा पानी से भीगा हुआ था। वह शायद रोकर आया था। उसने अब मुझे कुछ नहीं कहा, चुपचाप से एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और फिर भगवान का धन्यवाद कर बेड पर आकर सो गई। काफी दिन यूं ही बीत गए। ना मैंने कृष्णा से कोई बात की और ना ही कृष्णा मुझसे कोई सवाल करता था। वह सुबह होते ही दुकान चला जाता और फिर शाम को थक हार कर जब वापस आता तो उसके ऊपर धूल और मिट्टी लगे हुए होते थे। उसका पूरा कपड़ा और शरीर पसीना से भीगा हुआ रहता था, जिसको देखकर मुझे बहुत ही अजीब और बुरा लगता था। फिर मैं बड़े ही गुस्से से उसकी तरफ देखती थी और फिर वो मुझे देखकर कमरे में चला जाता था और नहा धोकर ही वापस आता था। मैं उससे हमेशा दूर दूर रहती थी, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी थी। लेकिन मजबूरी यह थी, मुझे उसके साथ ही बैठकर खाना खाना पड़ता था, क्योंकि मेरे ससुराल में सभी लोग एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे और यह उन लोगों का शुरू से चला आ रहा एक परंपरा था, जो कि ना चाहते हुए भी मुझे निभाना पड़ता था। जब मैं कृष्णा के बगल में बैठकर खाना खाती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मैं जल्दी से आधी रोटी खाती और उठ जाती, जिस कारण से मैं भूखी ही रह जाती थी। और कहीं ना कहीं कृष्णा को यह बात समझ में आ गई थी, मैं उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहती हूँ, इसलिए वह खुद ही आधी रोटी खाकर उठ जाता और फिर मैं भरपेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क ना पड़ता कि कृष्णा सारा दिन दुकान में रहता है, इतनी मेहनत करता है, दुकान में खाद और चीजों का सप्लाई किया जाता है और शाम को जब वह घर आता है तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिश के बारे में सारा दिन सोचते रहती थी और अपनी मोहब्बत, अपना प्यार विक्रम के बारे में ही सोचते रहती थी। मेरे पास जो पहले फोन था वह मेरे पापा ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ पर बेमतलब का किसी से बात करना बुरा माना जाता था। मेरा बहुत ही मन करता था मैं विक्रम से बात करूं, लेकिन फोन तो मेरे पास था ही नहीं। मैं विक्रम से कैसे बात करती और अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। एक दिन शराफत छोड़कर मैंने कृष्णा से उसका फोन मांगा और बोली, जरा अपना फोन दो, मुझे विक्रम से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा था
उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ उसे कहूंगी, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। फिर मैंने उसके हाथ से फोन छीन लिया और विक्रम का नंबर डायल करके उससे बातें करने लगी। जब मैं विक्रम से बात की, मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी वजह से बहुत ही परेशान रहता था। मैंने विक्रम को रोते हुए सारी बातें बताई थी। कृष्णा मेरे पास ही था और मेरी बातों को सुन रहा था, लेकिन मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं था उसे मेरी बातों का सुनकर कितना बुरा लग रहा होगा। मैं तो बस विक्रम से बात करने में ही बिजी थी। फिर कृष्णा ने चुपचाप अपनी चादर जमीन पर बिछाई और लेट गया। अब तो मेरा यह रोज का काम हो गया था। रात के समय मैं कृष्णा का फोन लेकर विक्रम से बातें करने लगी थी। विक्रम अभी भी मुझे अपनाने को तैयार था। कृष्णा बस चुपचाप से मेरी बातों को सुनता और फिर सो जाया करता था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं था, तो मैं बात करने के लिए बाहर चली गई थी। सब लोग सो रहे थे और कृष्णा भी सो गया था। मैं बाहर बरामदे में खड़ी होकर विक्रम से बातें कर रही थी। अचानक से पीछे से मेरे जेठ जी ने आकर मुझसे फोन छीन लिया और बोले, बेशरम औरत, पति के होते हुए यार बना रही है और किसी गैर मर्द से बातें कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती? शर्म करो। कैसी औरत हो? मुझे एक जरा भी एहसास नहीं था कि न जाने कब से वो मेरी बातों को सुन रहे थे, क्योंकि मैं तो विक्रम से बात करने में बिजी हो गई थी। फिर वो बहुत खूब जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगे और न जाने मुझे क्या क्या कहने लगे। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरे से निकलकर आ गए थे और कृष्णा भी कमरे से निकलकर बाहर आ गया। लेकिन आते ही वह तेज आवाज में बोला, क्या हुआ? आखिर में बात क्या है? इतनी रात को भैया आप क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? मेरी जेठ जी ने एक ही पल में सबके सामने मेरी पोल खोल दी और फिर सब मुझे हैरानी से देखने लगे थे। लेकिन मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो, सारे घर वालों को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब यह लोग मुझे यहाँ से भेज देंगे और फिर मैं विक्रम से शादी कर लूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कृष्णा ने अपने भाई को ही झूठा साबित कर दिया था। वो बोला कि मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बातें कर रही थी, इसलिए मुझे पहले ही बता रखा था। यह बोलकर उसने सारी बातों को ही खत्म कर दिया और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और कृष्णा भी अपने कमरे में आ गए थे और मैं कमरे में आते ही उससे लड़ाई करने लगी थी, क्योंकि उस पर अब मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बोलने लगी कि अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम तो सब जानते हो मैं किससे बातें करती हूँ, किससे प्यार करती हूँ। तुम्हें तो पता ही है मैं विक्रम के बिना नहीं रह सकती हूँ। और आज कितना अच्छा मौका था, सभी घर वालों को मेरी सच्चाई पता चल जाती तो सभी लोग मुझे घर से निकाल देते और फिर मैं आजाद होकर विक्रम से शादी कर लेती। लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दिया। आखिर तुमने क्यों नहीं मुझे जाने दिया? तुम आज अगर मुझे नहीं बचाते तो मेरे मम्मी पापा को मजबूर होकर मेरी शादी विक्रम से करनी ही पड़ती। लेकिन तुम्हारे इस बकवास ने मेरे सारे रास्ते फिर से बंद कर दिए। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बात सुनकर कृष्णा कहने लगा, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तब भी मैं तुम पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे माँ पापा की इज्जत अब मेरी इज्जत है। अगर वह लड़का तुझे इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो 8 दिन के बाद मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बातें करके खुद पर सारा इल्जाम लेकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और फिर तलाक के पेपर बनवाकर तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम शौक से उससे शादी करना, खुश रहना। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई थी। पहली बार उसके लिए मेरी भावनाएं बदलने लगी थी, क्योंकि जितना मैं उसे बुरा इंसान समझती थी उतना वह बुरा नहीं था। दूसरे ही दिन मैंने विक्रम को सारी बातें बताई। विक्रम यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया और बोला, तुम शहर आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद तुम्हारे माँ पापा हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हाँ बोल दिया था और फिर 8 दिन के बाद मैं कृष्णा के साथ
विक्रम के बताए हुए एड्रेस पर शहर पहुंच गई और कृष्णा से बोली, अब तुम जाओ और जल्द से मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना, क्योंकि मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। तलाक होते ही मैं जल्द से जल्द विक्रम से शादी करूंगी। वह बोला, 2-3 दिन में इसी एड्रेस पर तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। और फिर वह वहां से चला गया। मैंने विक्रम के घर का दरवाजा खटखटाया तो विक्रम ने ही दरवाजा खोला और फिर मुझे देखते ही उसने मुझे गले से लगा लिया। वह मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। मैं घर के अंदर आ गई, लेकिन घर पे उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने मुझे बोला था कि उसने अपने घर में मेरे और उसके रिश्ते के बारे में सभी को सब कुछ बता दिया था। मैंने खाली घर देखा तो पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ है? उसने बोला, कमरे के अंदर आओ, बैठो, सभी कुछ बताता हूँ और बातें करता हूँ। फिर हमने बहुत सारी बातें की और फिर उसने मेरे साथ अपनी सेल्फी भी खींची। फिर उसने उस सेल्फी को किसी को सेंड कर दिया। जब मैंने उससे पूछा, किसको भेज रहे हो, तो बोला, तुम्हारे सास ससुर को भेज रहा हूँ। और यह बोलकर वह नहाने चला गया। कुछ ही देर के बाद उसके फोन पर एक नंबर से मैसेज आया। मैंने देखा, उस मैसेज में लिखा हुआ था, लड़की तो लाजवाब है, मार्केट में आते ही आग लगा देगी, पर मैं इसकी कीमत 4 लाख ही दूंगा। जब मैंने यह पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। इससे पहले कि कुछ अनर्थ होता, मैं वहां से भाग गई और पुलिस के पास चली गई, जहां पता चला कि विक्रम बहुत ही फ्रॉड इंसान था। उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही किया था। वह अपने प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाता था और फिर पैसे लेकर दूसरों के हाथों बेच देता था। मैं रोते रोते अपने ससुराल पहुंच गई। मुझे घर में देखकर कृष्णा चौंक गया और बोला कि अब क्या हुआ? बोल तो दिया था कि पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैं उसको ना चाहते हुए भी सारी बातें बताई। उसने सारी बातों को सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद रात हो गई। कृष्णा फिर अपनी चादर नीचे बिछाकर सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मुझे विक्रम की धोखेबाजी याद आ रही थी। मैं सारी रात रोती रही और कृष्णा के साथ मैंने जो बुरा व्यवहार किया था वह मुझे बहुत ही दुख पहुंचा रहा था। फिर रोते रोते न जाने कब मेरी आंखें लगी, मुझे खुद ही पता नहीं चला। सुबह देर से मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कृष्णा अपने बिस्तर पर नहीं था। मैंने रात में ही सोच लिया था कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले कृष्णा से माफी मांगूंगी और उसे दिल से अपना लूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि उससे ज्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से होती है। और मेरे लिए कृष्णा का व्यवहार बहुत ही अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। शाम हो गई परंतु कृष्णा अभी तक घर नहीं आया था। मेरा दिल उससे माफी मांगने के लिए रो रहा था। मैं कृष्णा का इंतजार करने लगी थी और फिर आज काफी देर रात कृष्णा घर आया। उसे देखते ही मैं रोने लगी और उससे माफी मांगने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और कुछ पेपर मेरे हाथों में थमा दिया और कहा, इस पर साइन कर देना। मैंने उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है। लेकिन इस बार भी उसने कुछ भी नहीं बोला और वह बाथरूम चला गया। मैं रोती रही। फिर वह कुछ देर बाद बाथरूम से आए और अपने चादर उठाकर नीचे बिछाकर सोने चले गए। मैंने उन्हें रोका और बोली कि आपकी जगह वहां नहीं, ऊपर बेड पर है। और मैं कृष्णा के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझे डांट दो, गुस्सा कर लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। उसने मुझे उठाया और बोला, अगर यह पेपर तुम पढ़ लेती तो ऐसा नहीं बोलती और ना ही इतना ज्यादा रोती। फिर मैंने बेड पर रखे पेपर को उठाया तो देखा वह जमीन के पेपर थे, जिन पर कुछ जमीन कृष्णा ने मेरे नाम कर रखा था और कुछ अपनी माँ को। यह देखकर मुझे यकीन न हुआ और मैं सोचने लगी कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे देखकर आश्चर्य भी लगा थी, आखिर कृष्णा ने अपनी जमीन मेरे नाम पर क्यों की? आखिर बात क्या है? मैंने उससे पूछा तो वह बोला, मैं कल शहर किसी काम से जा रहा हूँ, आकर सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने मुझसे उन पेपर पर साइन लिया और सुबह होते ही शहर चले गए।
मैंने 2-4 दिन बड़ी ही बेसब्री से कृष्णा का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आए और 5वां दिन उनका एक दोस्त उनके मरने की खबर लेकर घर आया था। घर में यह खबर सुनकर कोहराम मच गया था। मैं तो ये सुनकर बेहोश हो गई थी। कुछ ही देर बाद जब मुझे होश आया, मैं खूब जोर जोर से रोने लगी थी। तब उसके दोस्त ने बताया कि कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसके पास वक्त बहुत ही कम है, आप लोग चलकर मिल सकते हैं। यह सुनना था कि सभी घर वाले कृष्णा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। वहां जाकर पता चला कि मेरे पति को सांस फूलने की बीमारी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से ना जाने उसे अंदर ही अंदर क्या खाया। उस दिन मैंने अपने पति की बहुत ही सेवा की और अब कृष्णा पहले से बहुत ही ज्यादा ठीक हो गए थे। कुछ दिनों में स्वस्थ होकर घर आ गए तो आज रात उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और कहा, यह मैं आपको हमारी शादी की पहली रात को ही देना चाहता था। मैंने उस लेटर को पढ़ा जिसमें लिखा था, मैंने शादी के दिन जब से तुम्हें देखा तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। और हाँ, मैं एक काफी पढ़ा लिखा लड़का हूँ, चाहता तो कोई अच्छी जॉब कर लेता, लेकिन मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि मैं हमारी खानदानी दुकान को संभालूं और उसे ऊंचाई की बुलंदियों तक ले जाऊं, जो मैंने अपनी मेहनत और बलबूते पे करके भी दिखाया है। और यही वजह है कि मैं दुकान छोड़कर ना जा सका और दुकान में ही काम करने लगा। लेकिन जब शादी की रात तुमने मुझे बोला कि मैं किसी और लड़के से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन जब तुम अपनी प्रेमी से बात करती थी, ऐसी बात जो तुम्हारा पति होने के कारण सिर्फ मेरा अधिकार था, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था और मैं खून के आंसू रोने लगता था। मेरा दिल टूटकर बाहर आ जाता था। अंदर ही अंदर मैं घुट रहा था और शायद इसलिए मुझे यह बीमारी हो गई। और जब मुझे पता चला मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे भी मुझे अब जीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी देखी थी और जब तुम ही मेरे जीवन में नहीं थी तो फिर मैं जीकर क्या करता। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता था मेरे जाने के बाद तुम्हें दुख हो, तकलीफ हो, और इसलिए मैंने अपने हिस्से की कुछ जमीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरी मौत के बाद तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। तुम आजाद होकर जिससे चाहो शादी कर सकती थी। यह सब इस लेटर में पढ़कर मैं बहुत ही ज्यादा रोई। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई थी। मेरे माँ पापा ने सच में कहा था, इससे अच्छा पति कोई और हो ही नहीं सकता था। उस दिन के बाद से मैंने अपने पति को हर सुख दिया जो पत्नी अपने पति को देती है। मैंने अपने पति से इतना प्यार किया कि वह मेरा दीवाना हो गया और अब हर रात मेरे और मेरे पति के लिए एक यादगार रात होती है, जिसमें सिर्फ प्यार प्यार और प्यार ही रहता है। इसलिए इंसान को परखने के लिए हुनर होना चाहिए, क्योंकि इंसान सोच से नहीं अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए थे, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।